हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवेल मेडिकल सेंटर से। हमारी ये सीरीज़ ऑफ टॉक चल रही है राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। अगर आप नोज़ की सर्जरी कराना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि नोज़ की शेप बेटर लगे तो क्या क्या बातें ज़रूरी हैं इस सर्जरी से पहले, आज हम उस पर बात करेंगे और क्या क्या टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। देखिए, पहले तो हमें समझना है कि नोज़ की जो सर्जरी है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो कॉस्मेटिक हो सकती है जब हम शेप चेंज करना चाह रहे हैं, या फंक्शनल हो सकती है अगर हमारा सांस लेने में कोई तकलीफ़ होती है या हम सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो वो फंक्शनल राइनोप्लास्टी होती है। तो हमें ये समझना है कि हम सिर्फ शेप चेंज करने के लिए करा रहे हैं या फिर हमें साथ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है। अगर मान लें कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है तो हमें फिर कुछ और टेस्ट करने ज़रूरी हैं, कुछ और जांचें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उसको कारण जानना ज़रूरी है। जब आप राइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो उससे पहले कौन कौन से जांचें और टेस्ट होना ज़रूरी है। तो देखिए, राइनोप्लास्टी से पहले सबसे पहली जो जांच ज़रूरी है वो एक हमको चेकअप करना चाहिए। अंदर से नाक को देखना होता है, या तो हम एंडोस्कोपी से देख सकते हैं या स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि नाक के अंदर कोई पॉलिप्स तो नहीं है, नाक के अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, जिसको हम इंटरनल वॉल्व एंड एक्सटर्नल वॉल्व बोलते हैं, वो ज़्यादा नैरो तो नहीं है। इसको हम एंडोस्कोपी से देख सकते हैं, नाक की एंडोस्कोपी से। इसी तरह से नाक का सीटी स्कैन करके भी हमें मालूम चल जाता है कि ना इसके साथ कोई साइनोसाइटिस या फिर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी या पॉलिप्स या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है नाक के अंदर, जो हमें माइंड में रखनी हो जब हम राइनोप्लास्टी कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट्स को जो राइनोप्लास्टी करने वाले हैं, और अगर उनको नाक में सांस लेने की भी तकलीफ़ होती है, तो कुछ टेस्ट जैसे कॉटल्स टेस्ट है जो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ अभी, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें सिंपली हम जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो हम जो फेस का एरिया है उसको पीछे खींच के देखते हैं, और अगर सांस बेटर ले पाता है पेशेंट तो उनको समझ में आ जाता है कि इंटरनल वॉल्व का रुकावट है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो एक कॉटल्स टेस्ट एक होता है। इस तरह से जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो टिप रिकॉइल टेस्ट ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली नाक की जो टिप है उसको उंगली से दबाया जाता है और छोड़ा जाता है। अगर वो टिप वापस तेज़ी से आ रही है तो ये नॉर्मल है, अगर वो वापस नहीं आ रही तो मतलब वो हमारी टिप की जो कार्टिलेज है वो बहुत कमज़ोर है। ऐसे केस में हमको कहीं से कार्टिलेज लेना पड़ सकता है, जैसे चेस्ट से यानी रिब से, कान से या नाक से। तो ये हमें ऑगमेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं से ग्राफ्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये टिप रिकॉइल टेस्ट बोला जाता है। तो हमने देखा कि नाक की सर्जरी से पहले हम कॉटल्स टेस्ट कर सकते हैं, टिप रिकॉइल टेस्ट कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। इन सब का एक ही मेन मकसद है कि हम समझ सकें कि हमें जो सर्जरी करनी है उसमें हमारी राइनोप्लास्टी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जुड़ी हुई, जिसको हम सर्जरी में साथ में टैकल करें। अगर हमने ये सब नहीं देखा और सिर्फ हमने राइनोप्लास्टी कर दी तो क्या हो सकता है कि सर्जरी के बाद हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उससे बचने के लिए ये सब जांचें होना ज़रूरी हैं और जांचें की जानी चाहिए। ये तो बेसिक हुआ कि हम क्या क्या कॉमन टेस्ट हैं जो करवाएंगे सर्जरी से पहले देखने के लिए। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्या हमें समझना है कि जो हमारा नाक है इसके अंदर का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो दो हिस्सों से बना हुआ है। ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ तक अपर 1/3 वो हड्डी से बना हुआ है, नेज़ल बोन से। उसके बाद का जो नीचे का ढांचा है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, अपर लैटरल कार्टिलेज एंड लोअर लैटरल कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो हड्डी से थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन बाकी टिश्यू से ज़्यादा हार्ड होता है। तो कार्टिलेज ऐसे टिश्यू को बोला जाता है जो हार्ड है लेकिन हड्डी से सॉफ्ट है, जिसको मोल्ड कर सकते हैं। टच करेंगे तो दब जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो दोबारा वापस रिकॉइल करेगा और वापस आ जाएगा। तो नाक का ऊपर का जो हिस्सा है वो बोनी है और नीचे का 2/3 हिस्सा जो है वो कार्टिलेजिनस है। अगर हमारे कार्टिलेज में कहीं डिफेक्ट है या बोन में कहीं डिफेक्ट है तो हमारा नाक जो है वो ड्रूप कर जाएगा, वो बैठ जाएगा। अगर हमें राइनोप्लास्टी करनी है, हमें सपोर्ट करना है इस टिश्यू को, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई टिश्यू चाहिए। ये टिश्यू या तो हम सिलिकॉन ग्राफ्ट से ले सकते हैं या किसी ग्राफ्ट से बॉडी के अंदर ले सकते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट जो यूज़ किया जाता है बॉडी का हिस्सा नहीं है, बॉडी से बाहर का हिस्सा है।
तो इम्प्लांट हम जो डालते हैं ये फॉरेन बॉडी है और ये कभी ना कभी बॉडी में रिएक्शन कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। हमारे सेंटर में जब भी हम राइनोप्लास्टी करते हैं हम कभी भी सिलिकॉन इम्प्लांट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करता है। अगर आप राइनोप्लास्टी करने वाले हैं तो इस बात का हमेशा याद रखें, जो डॉक्टर कर रहा है, जो टीम कर रही है, उससे डिस्कस करें कि क्या वो सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ करने वाले हैं या नहीं। अगर सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ करने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म इसमें बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और आती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।